डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। रौतीनिया में चोरी छिपे कचरा डंपिंग किए जाने पर शनिवार को एक बार फिर से ग्रामीणों का आक्रोश भड़क उठा। लाल लश्कर के साथ मौके पर पहुंचे जिले के आला अधिकारियों ने लोगों को मनाने का काफी प्रयास किया। डीएम चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी जयंतकांत और नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने मिलकर ग्रामीणों को शांत कराने की भरपूर कोशिश की, लेकिन गाँव वाले कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुए। आपको बता दें कि रौतीनिया में कचरा डंपिंग को लेकर कोर्ट में मामला लंबित है। इसके बावजूद शुक्रवार की देर रात ट्रैक्टर से कूड़ा गिराया जा रहा था, जिसे गांव वालों ने देख लिया। शोर शराबे के बाद ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सबने ड्राइवर के साथ गाड़ी को बंधक बना लिया और शनिवार की सुबह से ही कचरा गिराने के विरोध में लोग सड़क पर उतर गए। हो हंगामे की सूचना पर ही आला अधिकारी रौतीनिया पहुंचे। पहुंचते ही इन लोगों को काफी आक्रोश झेलना पड़ा। कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं हुआ। सभी कचरा गिराए जाने का विरोध करते रहे। आला अधिकारियों के सामने पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की होती रही। आखिरकार भारी भरकम पुलिस बल की मौजूदगी में डीएम, एसएसपी और नगर आयुक्त को उल्टे पांव लौटना पड़ा। आला अधिकारियों के जाने के बाद पूर्व मंत्री अजय कुमार रौतीनिया पहुंचकर ग्रामीणों को शांत कराया। पूर्व मंत्री भी गांव वालों के पक्ष में खड़े हो गए। आपको बता दें कि रौतीनिया में कूड़ा डंपिंग को लेकर बहुत पहले टसल चल रही है। शुरू से ही गांव वाले इसका विरोध कर रहे हैं। हाई कोर्ट से कूड़ा गिराने पर रोक लगाए जाने के बाद भी नगर निगम की ओर से डंपिंग का प्रयास किया जाता रहा है। शनिवार को पूर्व मंत्री अजीत कुमार के साथ पर्यावरण बचाओ संगठन के भूपेश्वर प्रसाद, टुनटुन जी, फागन शाह, सोनू और अनिकेत ग्रामीणों का साथ देते हुए गांव में कचरा गिराए जाने का विरोध किया। और हम लोग को बहुत तंग किए हुए, इससे बाल बुतरू सब बीमार पड़ रहा है। खाना मुश्किल कर देता है और बदबू इतना देता है कि हम लोग नाक बंद करके आते जाते हैं। यही समस्या है। इसको हम लोग चाहते हैं कि बंद किया जाए और ट्रांसपोर्ट नगर खोला जाए। आज क्या हुआ? आज लोग बंद कराया है। नहीं, खदरने वाली बात नहीं, वो अपने आए हैं, देखे हैं और चले गए। हाँ, बहुत लोग था, बहुत जनी जात था। अच्छा। हाँ, सब था। आप लोगों का क्या इच्छा है? हम लोग का इच्छा है कि दूसरा कारोबार इसमें कीजिए, गंदा का कारोबार नहीं करें। यहाँ पे कचरा गिर रहा है। कचरा से बहुत बदबू फैलता है और उसके बाद में घर में रहना ही मुश्किल हो गया। खाना पे मक्खी पड़ता है और बहुत परेशानी ऐसी होती है। चलते हम लोग कचरा का रोक किए हैं। डीएम साहब आए थे और अपना सर्वेक्षण करके यहाँ से फिर चले गए। कुछ बात नहीं की हम लोग से। कचरा नहीं गिरने दिए? कचरा सर वही, अब डीएम साहब है, कल या परसों बैठक होगा, वहाँ पे मुजफ्फरपुर जाएंगे। ग्राम के 5 या 10 आदमी जाएंगे, वहाँ बैठक होगा और क्या होगा निर्णय नहीं होगा वो तो वही लोग जानेंगे। हम लोग को तो जितना था उतना कर दिए बस। फिलहाल अभी कचरा नहीं गिरने दीजिएगा? कचरा अभी नहीं गिरेगा। तो वो तो आए थे पूर्व विधायक अजीत कुमार, वो बताए हैं कि हम बैठक करते हैं। इसका बैठक जब हो जाएगा उसके बाद में अब क्या निर्णय होगा नहीं होगा तो वही लोग जानेंगे। हम लोग तो आम जनता है, जो सामने आता है वही बोलते हैं। नहीं, ये हम लोग रौतनिया का जो डंपिंग ग्राउंड का मामला है ये बहुत जटिल समस्या है और काफ़ी दिनों से चली आ रही है। इसमें है कि शहर का जितना नगर निगम का कूड़ा कचरा सब निकल रहा है तो उसको ये लोग डिस्पोज नहीं कर पा रहा है और बरसात का भी समय है तो बहुत बड़ी समस्या ये शहर के लिए है। तो जो चिन्हित डंपिंग ग्राउंड है रौतनिया में तो काफ़ी बड़े एरिया में है, नगर निगम का है, नगर निगम की ही ज़मीन है। तो उस पर कूड़ा डंपिंग में कुछ समस्याएं हैं, कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा उसका विरोध किया जाता है। तो उसी के निरीक्षण आज हम लोगों ने उसी का निरीक्षण किया है। हम और एसएसपी साहब ने जाकर के देखा है कि वहाँ एक्चुअल क्या समस्या है। तो तत्काल कोई ऐसी समस्या नज़र नहीं आ रही है। पहले जो ग्रीवांश वहाँ उठाया गया था उसका रिड्रेसल कर दिया गया है और एक प्रोसेसिंग यूनिट लगना है, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा और उसका भी प्रोसेस शुरू हो गया जैसा नगर आयुक्त के द्वारा बताया गया है। बाकी वृक्षारोपण का भी हम लोगों ने निर्देश दिया है कि उसके चारों तरफ सघन वृक्षारोपण भी कर दिया जाए और कूड़ा गिराने में वहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहाँ से जो बसावट की दूरी है वो थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा नज़दीक नहीं है, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आज चूँकि डीजीपी साहब का प्रोग्राम था तो हम लोग गाँव में नहीं जा पाए
और जल्दी हम लोग गांव में जाकर के लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या समस्या वाले पर भी कुछ कार्रवाई नहीं। हंगामा और विरोध का कोई वैसा इशू नहीं था। कुछ महिलाएं और बच्चे वहां आ गए थे जिनका कहना था कि यहाँ नहीं गिराया जाए, इससे समस्याएं होती हैं, मक्खी आती है, बीमारी आती है। तो वो हम लोगों ने कहा है कि गांव में किसी दिन हम लोग आकर के उन लोगों से बात करेंगे, बैठ करके बात करेंगे। विरोध करने वालों पर कार्रवाई भी होगी? नहीं, अभी हम लोगों को वहाँ कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है, इसलिए कूड़ा जो गिर रहा है तो वो गिरता रहेगा। और बाकी एडीएम के स्तर पर कई बार इसकी मीटिंग भी हो चुकी है। एक समिति भी बनाई गई है, समन्वय समिति, जिसमें वहाँ के लोग भी हैं, प्रतिनिधि भी हैं। तो अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और इसमें कूड़ा गिराने में अगर कोई व्यवधान करता है किसी दूसरे मोटिवेशन से, तो उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। शनिवार को श्री गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति की एक आवश्यक बैठक न्यास समिति के वरीय सदस्य अखिलेश्वर प्रसाद शुक्ला की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के कारण मानवीय हित में इस बार श्रावणी महोत्सव का आयोजन नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई से अगली सूचना तक मंदिर पूर्णतः बंद रहेगा। भगवान का भोग, राग, आरती, पूजा पुजारियों के द्वारा कोरोना सुरक्षा नियम का पालन करते हुए पूर्ववत किया जाएगा। विदित हो कि श्री गरीबनाथ मंदिर के आसपास भी कई कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। न्यास समिति ने यह निर्णय लेते हुए भगवान से प्रार्थना की कि शीघ्र अतिशीघ्र इस वैश्विक महासंकट से संसार को मुक्ति मिले। इस बैठक में समिति के सचिव NK सिन्हा, कोषाध्यक्ष पुरेंद्र प्रसाद, न्यासी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, सुरेश चौहान, गोपाल फलक, संजय पंकज और पंडित विनय पाठक उपस्थित थे। आज श्री गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति की एक बैठक हुई, इसमें हमारे सारे सदस्य उपस्थित थे और एक निर्णय लिया गया, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 1 जुलाई से अगले आदेश तक बाबा का मंदिर बंद रहेगा। इस बीच बाबा का जो पूजा पाठ होता है 3 टाइम का, मंदिर के पुजारी उनका परिवार करता रहेगा और किसी भी प्रकार का भक्तों को मंदिर में प्रवेश करने का आदेश नहीं दिया गया है, क्योंकि मंदिर के आसपास बहुत ही ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बहुत नज़दीक मंदिर के और यहाँ दूर दूर से लोग आते रहते हैं, इसलिए यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है भक्तों के हित में कि मंदिर बंद रहेगा। पूरे संसार में उदासी है। निश्चित रूप से भक्तों की आस्था के कारण भक्तों में भी उदासी होगी, लेकिन वैश्विक इस महासंकट के निवारण के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, मास्क का प्रयोग और भीड़ भाड़ से बचाव यही उपाय है। इसलिए मानवता की रक्षा के लिए और लोगों के कल्याण के लिए इस बार निर्णय लिया गया है श्री गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति की ओर से कि श्रावणी महोत्सव जैसा कोई वातावरण नहीं रहेगा और बाबा पर जलाभिषेक भी बंद रहेगा। 1 जुलाई से अगली सूचना तक मंदिर बिल्कुल बंद रहेगा, लेकिन पूजा पाठ, भोग, राग पुजारी जी के द्वारा पूर्वत ही चलता रहेगा। निश्चित रूप से आज संपूर्ण संसार जिस वायरस को झेलने के लिए विवश है, उस वायरस से बचाव का एकमात्र यही उपाय है और यह प्रभु की इच्छा है। हम लोग शिव से प्रार्थना करते हैं, बाबा गरीबनाथ से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी संसार को इस महासंकट से मुक्ति दिलाए। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही जिले में अब आरोप और प्रत्यारोपों की राजनीति तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जिले के विकास के मुद्दों पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीते दिनों पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी ने स्मार्ट सिटी, जल जमाव सहित कई मुद्दों को लेकर नगर विकास मंत्री और शहर के विधायक सुरेश कुमार शर्मा से इस्तीफे की मांग की। इसके जवाब में शनिवार को भाजपा के जिला महामंत्री ने पूर्व विधायक से पूछा कि आपने 15 सालों में क्या किया, आपके समय में कितना विकास हुआ, पहले वह जनता को बताइए। और लॉकडाउन में जहां बीजेपी गरीबों की मदद कर रही है, वहीं आप घर में बैठे हुए थे। अब चुनाव आते ही आपने घरियाली आंसू बहाना शुरू कर दिया है। विजेंद्र चौधरी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से माननीय मंत्री श्री सुरेश शर्मा जी से इस्तीफा मांगा है शहर के विकास के मुद्दे पर। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 15 साल इस शहर में उनका राज था, नगर निगम पर एक अधिकार था। पूरे मुजफ्फरपुर शहर की जनता जानती है कि 15 साल किस तरह से ये नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। एक भी विकास, ऐसा कोई कार्य हो जो
पूर्व विधायक जी बतावें जनता को कि हमने अपने 15 साल के शासनकाल में ये काम किया। कोई काम उन्होंने नहीं किया। अब चुनाव का घड़ी है, कहीं उन्होंने दिखा नहीं। महामारी था, इतनी बड़ी महामारी आई थी और कहीं विजेंद्र जी ने एक दिन भी नहीं दिखा। माननीय मंत्री जी ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे शहर में जितने भी नीडी लोग थे, चाहे वो सामान वितरण का काम हो, मास्क वितरण का काम हो, युद्ध स्तर पर इस यहाँ महामारी से बचाने के लिए लोगों के दुख दर्द में शामिल हुए। अब उन्होंने जब चुनाव आ गया है तो मुजफ्फरपुर की जनता के लिए घड़ियाली आंसू बहाना शुरू कर दिए हैं, जबकि मुजफ्फरपुर की जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है। दो बार, एक बार नहीं 2 बार मुजफ्फरपुर की जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है। अब विकास के मुद्दे पर माननीय मंत्री को घेरना ये उनके लिए शोभा नहीं देता है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जब नगर निगम उनका राज था तो किस तरह से भ्रष्टाचार था। आज पूरा बिहार जानता है कि माननीय मंत्री जब से मंत्री बने हैं तब से नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में पूरे बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त कार्य हो रहा है। कहीं कोई भ्रष्टाचार का 1 पैसे का आरोप माननीय मंत्री जी पर कोई नहीं लगा सकता है। मुजफ्फरपुर का जहाँ तक विकास है, विकास हो रहा है। यहाँ भी आप देखिए इस्लामपुर का रोड है, कितना सालों भर एकदम बजबजाता था। आज इस्लामपुर का रोड जाके देखिए, बहुत सारे रोड हैं, कुछ काम हुए हैं, कुछ बाकी है। जवाहरलाल रोड में उन्हीं के रीजन में इतना बड़ा जो है नाले पर बनवा दिए इन्होंने कि जो ठेकेदार है वो ढालने के लिए जब जा रहा है तो काम करने में इतनी कठिनाई हो रही है। इन्होंने क्या किया इस शहर के लिए? माननीय मंत्री दिन रात सोचते रहते हैं। आज कोरोना की जांच मुजफ्फरपुर में करवाने के लिए माननीय मंत्री ने संघर्ष करके और मुजफ्फरपुर में कोरोना का जांच शुरू करवाया है। आप मेडिकल की स्थिति पहले और आज देख लीजिए, हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है चुनाव आते आते अपनी जनता के लिए घड़ियालू आंसू बहाते हैं। मुजफ्फरपुर की जनता सब समझती है, समय आने पर उचित जवाब उनको देगी। देखिए मुजफ्फरपुर की जहाँ तक बात है, स्मार्ट सिटी की बात है, तो घट बढ़ होते रहता है। इसे ऐसा नहीं है कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी से छट गया है। स्मार्ट सिटी से छटा नहीं है, स्मार्ट सिटी का काम है वो होगा, उसमें लोग लगा हुआ है। हवाई अड्डे की भी जहाँ तक बात है, वो हवाई अड्डे का भी प्रोसेस चल रहा है, जमीन अधिग्रहण का मामला सब चल रहा है और आने वाले दिनों में हवाई अड्डा भी मुजफ्फरपुर को मिलेगा। शराबबंदी, अपराध नियंत्रण एवं सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर बिहार दौरे पर निकले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने शनिवार को सीतामढ़ी और शिवहर जिले का दौरा किया। इस दौरान डीजीपी ने जिला समाहरणालय सभा कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी डीएसपी, थानाध्यक्ष, बीडीओ, सीओ, मुखिया, सरपंच समेत जनप्रतिनिधियों से जनसंवाद स्थापित किया। इस दौरान डीजीपी ने शराबबंदी को सख्ती के साथ पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि पटना में बैठकर डीजीपी कैसे पता करेंगे कि जिले के थाना प्रभारी क्या कर रहे हैं और कौन चौकीदार शराब बेच रहा है। उन्होंने जिले के अधिकारियों को इस पर कड़ी नजर बनाए रखने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर ऐसी कोई भी जानकारी या शिकायत मिलती है तो इस पर तुरंत जांच कर कार्रवाई करें। उन्होंने थानाध्यक्षों को आम जनता समेत जनप्रतिनिधियों के साथ अच्छा व्यवहार बनाने की बात कही। उन्होंने एसपी से अपराध पर जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा कर कार्रवाई करने को भी कहा। उत्तर बिहार की सबसे बड़ी आलू, प्याज और फल मंडी बाजार समिति इन दिनों बरसात के मौसम में नर्क जैसी हो गई है। यहाँ पर आने के लिए आपको कीचड़ और गड्ढों में संभल कर आना होगा, नहीं तो हादसों का शिकार होना पड़ सकता है। स्थिति यहाँ की यह है कि यहाँ के व्यापारी और पल्लेदार भूखमरी की कगार पर हैं। पूरी मंडी में जल जमाव और कीचड़ के कारण कोई आना नहीं चाहता और जो बाहर से माल लेकर आता है वह भी दोबारा आने से मना कर रहा है। कह रहा है कि ऐसी मंडी में कौन आएगा जहां गाड़ी भी फंस जाती हो और टायर भी खराब हो जाते हो। वहीं व्यापारियों ने बताया कि इस मंडी की दुर्दशा बहुत खराब है और हम लोग नर्क जैसी जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ पर सड़क बनाने की बात तो कही गई थी, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं और यहाँ पर लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। नगर विकास मंत्री भी यहाँ से हैं, लेकिन वे एक बार भी देखने नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ चुनावों में आते हैं। वहीं इस मामले को जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वहां पर कच्चा नाला से पानी निकाला जाएगा। अगर तब भी समस्या रहती है तो पंप लगाकर पानी निकाला जाएगा। बड़ी जर्जर स्थिति है, पानी के चलते माल उल मंगाना सब डिस्टर्ब हो रहा है, आना जाना सबका मुश्किल है। क्या बिक्री पर क्या असर है? बिक्री पर पानी के चलते कोई बिक्री पर एक ग्राहक इधर नहीं आता है। जो गाड़ियाँ आती हैं उनको क्या किन कठिनाई? गाड़ियाँ आने में बहुत कठिनाई है।
कैसे आप लोग रोजी रोटी चल पा रही है आप लोग? थोड़ी दिक्कत से बिक्री नहीं है, साफ नुकसान लग रहा है रोज। बाजार समिति नरक बढ़ गया है, चलते बिक्री बट्टा हम लोग का खत्म हो गया है। आलू प्याज सड़ रहा है, कोई ग्राहक नहीं ले रहा है, आने जाने का सुविधा एकदम साफ नहीं है। गाड़ी आती है 3 दिन 4 दिन लग जाता है खाली करने में। ट्रांसपोर्टर गाड़ी लोड करने के लिए नहीं सका रहा है, कहीं से बाहर से माल आने के लिए, चाहे नासिक हो चाहे इंदौर हो, कोई भी ट्रांसपोर्टर माल नहीं सका रहा है कि मुजफ्फरपुर मंडी में जाएं। यहाँ का स्थिति नरकीय हो गया हुआ है, चाहे शहर का भी हो जल जमाव से या बाजार समिति में हो। एक भी गाड़ी जो है तो मोटरसाइकिल वाले जो है आलू प्याज ले आते हैं, चावल ले आते हैं, वो गिरते हैं गड्ढे में, फिर जो है तो प्रशासन को गाली गलौज भी देते हैं। जैसे है हम लोग को कहते हैं कि थोड़ा जो है तो आप लोग इस बात को लेकर कभी जिला प्रशासन से कांटेक्ट करने की कोशिश किया, फिर शिकायत की क्या कुछ? हम लोगों का अध्यक्ष महोदय विजय बाबू हैं आलू प्याज के, और हम लोग जो है एक डीएम साहब का जब लॉकडाउन हुआ था तो मीटिंग हुआ था, तो उस समय जो कि बोले कि आलू का प्याज का क्राइसिस हो गया था, तो उस समय बोले कि नहीं माल मंगवाओ। लेकिन हम लोग बोले कि सर माल रास्ता बहुत ख़राब है, इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। लेकिन वो लोग कहे ठीक है, इसके लॉकडाउन के बाद हम सही समझ लेंगे। इलेक्शन होना था, लॉकडाउन के चलते इलेक्शन नहीं हो पाया, इस चलते इलेक्शन के बाद बाजार समिति में जो है आपका जो है रोड और सारा क्लियर हो जाता, पैसा आया हुआ है। इसके बाद अभी जो स्थिति है, पानी बरसा में 3-4 दिन से बरस रहा है, लगभग 2 से 3 दिन के बारिश में ये स्थिति। हाँ। पूरा बारिश बाकी है, इस पे क्या कहेंगे आप? पूरा बारिश बाकी है तो हम लोग बाजार समिति से बाहर निकल के धंधा करेंगे, बाजार समिति में कोई ग्राहक आएगा ही नहीं। अभी 2-3 दिन के बारिश में इतना स्थिति खराब हो गया है कि हम पैर मेरा टूट गया, आते आते जो है पैर टूट गया हुआ है। जो यहाँ पर हम आए हैं बाजार समिति में जो है तो गिर गए, पैर टूट गया मेरा। क्या कर सकते हैं, हम लोग व्यवसायी हैं। गणेश आलू भंडार मेरा फर्म का आई थे, एकदम इतना हैरानी परेशानी है, कुछ राम प्रहरी के घर है। यहाँ क्या करने आई थी? आए रहती कमाई के सरल सकल आलू प्याज सब कीन के ले जाई थी। क्या परेशानी हो रहा है? ये देखे छिए, बाप रे बाप, रास्ता पैर एकदम खत्म है। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सर रास्ता मांग रहे हैं सरकार से, जो गरीब जी सामान खाए। परेशानी तो यही है भैया कि रास्ता नहीं है। ये आप लोग भी बने आ चुके हैं। हम लोगों ने सुना था कि अमिताभ बच्चन प्रचार करते थे कि कुछ दिन तो गुजरात में बिताइए, एक दिन तो मंडी समिति में आके देखिए क्या नज़ारा है। नर्क से भी एक दिन बाजार समिति नहीं रह गया है, ये नरक समिति हो गया। स्थिति का सामना कर रहे हैं उसको लेकर हम लोगों के संज्ञान में है, ये बात पता चली है तो हमने अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देशित किया है और भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को भी हमने कहा है वो लोग जा कर के देख लें और तत्काल वहाँ कच्चा नाला जहाँ भी अगर चौक नाला है तो उसको क्लियर कराएं, पानी निकले। अगर उसके बाद भी समस्या है तो पंप लगाएं और पंप आउट करें, क्योंकि अभी तत्काल नाले का निर्माण संभव नहीं हो पाएगा बरसात के समय में। तो अस्थायी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है और उसके बाद उसका अस्थायी समाधान भी हम लोग करेंगे। शनिवार को कलमबाग चौक के समीप सड़क पर ही कूड़ा डंपिंग किए जाने से परेशान होकर स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लोगों ने आरोप लगाया कि कई वार्डों का कूड़ा यहां पर डंपिंग किया जाता है और जब कूड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है तो रात में कूड़ा उठा लिया जाता है, लेकिन दिन भर कूड़ा यहां पर सड़कों पर रहता है और महकता रहता है, जिससे हम सबको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी से नाराज होकर आज हम लोगों ने सड़क जाम किया है और मांग करते हैं कि यहाँ पर कूड़ा डंपिंग ना किया जाए। वहीं आनन फानन में जानकारी मिलते ही काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाकर जाम को समाप्त करवाया। ये कलमबाग चौक जो एरिया है ये एक व्यवसायी जगह है, मुख्य मार्ग कहा जाता है, लेकिन यहाँ के अगल बगल के जितने वार्ड है उनका सारा का कूड़ा यहाँ आकर और यहीं पर डंपिंग किया जाता है और जिस तरह से गंदगी फैल रही है, आज कलमबाग चौक के व्यवसायी आज डर रहे हैं। आज कलमबाग चौक आने से लोग घबरा रहे हैं। जिस तरह से आज कोरोना का बढ़ा हुआ है बीमारी, आज पूरे जो है हिंदुस्तान हिला हुआ है, आज जो है पूरा विश्व हिला हुआ है, लेकिन ये मुजफ्फरपुर के प्रशासक को ये दिखाई नहीं देता है। यहाँ के जो है
विधायक को दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ के जो है मेयर को दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ के पार्षद को दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ के नगर निगम के प्रशासक को दिखाई नहीं दे रहा है कि इसको कैसे निष्पादन किया जाए। तो क्या समस्या क्या हो रही है? ये समस्या हो रहा है कि यहाँ पर सारे जगह का कूड़ा लाके और यहाँ डंपिंग किया जाता है, और जब काफ़ी कूड़ा हो जाता है तो रात के 12 बजे 1 बजे रात में उठाकर और पता नहीं कहाँ ले जाते हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन दिन भर यहाँ डंपिंग होती है, जिसके कारण से हम लोग प्रॉब्लम में हैं और यहाँ पर हम लोग बहुत परेशान हैं। आज आप लोगों ने क्या किया है? आज हम लोगों ने रोड जाम किया है, और जब तक प्रशासन हम लोगों की बात नहीं सुनेगी हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। मौके पर पहुंची पुलिस का क्या कुछ आश्वासन है? मौके पर पुलिस जो पहुंची है कह रही है कि रात में उठा लेंगे, लेकिन यह नहीं कह रही है कि कल से नहीं गिरेगा, इसकी जवाब नहीं दिया जा रहा है। कूड़ा करकट को लेकर के जाम किया गया था, जो है समझा बुझा करके जाम को खत्म करा लिया गया है। यहाँ जो है रात तक जो है यहाँ से कूड़ा हटा लिया जाएगा, एडीओ साहब बताएं। अच्छा, लगभग कितने घंटों तक सड़क जाम थी सर? करीब आधा घंटा पौन घंटा। शनिवार को जनहित मंच के सचिव सुशील कुमार सिंह ने संवाद कार्यक्रम के माध्यम से मुजफ्फरपुर के एसएसपी जयंतकांत पर जातिवाद, भेदभाव और अपने पद का दुरुपयोग कर गलत गिरफ्तारी कर जबरन आर्म्स एक्ट और कई अन्य मामले लगाकर जेल भेजने का आरोप लगाया। वहीं 3 थानों के 5 मामलों को उन्होंने सरासर गलत बताया और इस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने राजस्व, मानव अधिकार आयोग, गृह सचिव, हाई कोर्ट सहित कई जगहों पर पत्र भेजकर न्याय की मांग लगाई है। वर्तमान वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जयंतकांत जी के कार्यकाल में जितनी भी फर्जी गिरफ्तारियां हुई है, जितनी भी फर्जी गिरफ्तारियों में बरामदगी दिखाई गई है आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट का, वैसे निर्दोष लोगों के कुछ परिवारों को आज बुलाया गया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से उनकी पीड़ा, उनकी बात को आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये पुलिस जो है, अभी यहाँ सामने में एक पीड़ित लड़का जो जेल भेजा गया है, उसकी माँ यहाँ बैठी हुई है, जिसकी गिरफ्तारी 6 बजे सुबह में होती है और उसको एफआईआर में दिखाया जाता है 11 बजे रात में सुनसान जगह पर, और 1 केजी चरस की बरामदगी बताई जाती है उसमें। हमने जा करके जो जिस स्थल से उसकी गिरफ्तारी हुई है वहाँ के लोगों से मैं बयान लिया हूँ, मेरे पास साक्ष्य है, और मैं जा रहा हूँ 5 अधिवक्ताओं का एक कमेटी गठित करने, जो कमेटी ऐसे मामलों में जिसमें फर्जी गिरफ्तारियों का शिकायत मिलता है उसकी जांच करेंगे, स्थल पर जाकर जांच करेंगे, ग्रामीणों का बयान लेंगे और वैसे मामले को आप लोगों के माध्यम से सरकार तक भेजेंगे कि ऐसे पुलिस पदाधिकारी जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं न्याय करने के लिए, वो अपने पद का दुरुपयोग कर और जातिगत भावना से या भेदभाव करके जो यह इस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं, यह जघन्य अपराध कर रहे हैं और ह्यूमन राइट्स का खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं। पूर्व के पदाधिकारी द्वारा भी किया जाता रहा है, लेकिन इनके कार्यकाल में यह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पूर्व में भी देखा गया था, विवेक कुमार के कार्यकाल में सरकारी आवास से जो कार्बाइन पकड़ा गया था वह किसी न किसी निर्दोष व्यक्ति के लिए ही यूज होता, लेकिन पकड़े गए इसलिए वो मामला रफा दफा हो गया। नहीं तो इस तरह का पुलिस का जो रवैया अभी वर्तमान में हो गया है, जो जितने पीड़ित परिवार यहाँ आए हैं सारे के सारे लोग पीड़ित हैं, जो जिस तरह का जातीय वर्तमान वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा किया जा रहा है। और आज हम एक लेटर दे रहे हैं मुख्य न्यायाधीश महोदय को कि 100 मोटो संज्ञान लेकर के इसकी न्यायिक जांच कराएं। जितने भी मामले जो आ रहे हैं इनके रिजिम में, जितने भी फर्जी बरामदगी हुई है एनडीपीएस एक्ट का, गांजा चरस वगैरह का, आर्म्स एक्ट का, सबकी न्यायिक जांच हो और दूध का दूध पानी हो और पानी का पानी निकले। और अगर ऐसे पदाधिकारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और संवैधानिक पद पर आगे उन्हें न भेजा जाए ऐसे पदाधिकारी को, ताकि और भी कोई निर्दोष लोग इसका शिकार न हो। शनिवार को महिला शिल्पकला भवन कॉलेज में राजनीति विज्ञान विभाग और महिला विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में 1 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार कोविड-19 का महिलाओं पर प्रभाव का आयोजन किया गया, जिसमें महिला शिल्पकला भवन कॉलेज द्वारा आयोजित वेबिनार की शुरुआत महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर नलिल विजन के स्वागत भाषण से शुरू हुई। वहीं प्रोफेसर शालिनी गुप्ता द्वारा विषय की व्याख्या की गई। प्रथम स्पीकर डॉक्टर विजय दीक्षित, जो कि उदयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग की सहायक प्राध्यापक हैं, जिन्होंने महामारी के दौरान सामाजिक राजनीतिक प्रभाव महिलाओं पर क्या पड़ा और समाज में कमजोर वर्ग इससे कैसे प्रभावित हो रहे हैं, साथ ही जेंडर विभेदीकरण और घरेलू हिंसा के स्वरूप की विस्तृत व्याख्या की। जब हम लोग
आज के टाइम में पर्टिकुलरली ये जो पैंडेमिक महामारी का समय जो चल रहा है, उस समय महिलाओं पर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ता गया है। उन पे दोहरी जिम्मेदारी हो गई है। जब घर में बच्चे सब लोग इकट्ठा हो गए हैं तो उन पे घर का काम बहुत ज़्यादा हो गया है। जो वर्किंग वुमेन हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा काम हो गया है। तो इस तरह से हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे आज वेबिनार में कि क्या क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं एक महिला पर। हमारे जो आज के स्पीकर्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छे और डिटेल्ड तरीके से इस बारे में बात की है। हमारी जो पहली स्पीकर थी डॉक्टर विजया दीक्षित, उन्होंने राजनीतिक प्रभाव बताया। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से एक महिला जब घर में होती है तो उस पर कितनी तरीके से प्रताड़ना हो सकती है, उस पर किस किस तरीके से सेक्सुअल हैरेसमेंट, फिज़िकल वायलेंस, मेंटल टॉर्चर, ये सारी चीज़ें के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाती हैं। फिर हमारे जो दूसरे स्पीकर थी डॉक्टर कपूर, उन्होंने साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, मनोवैज्ञानिक भाव से उन्होंने इस बारे में बात की है और उन्होंने बताया कि जो महिलाएं हैं जब वो इस महामारी में ऑलरेडी उन पे ऊपर बहुत ज़्यादा एंजाइटी और बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, पर पर्टिकुलरली इस महामारी के समय में उन पर ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और क्योंकि महिलाओं पर तो बड़ा है, बच्चों पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वो इस बारे में बात करी थी कि किस तरह से हम लोग इन चीज़ों से डील कर सकते हैं। तीसरे जो हमारे स्पीकर थे मुकेश मिश्रा जी, उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है कि संवैधानिक तौर पे हमारे कितने हमारे राइट्स हैं, हमारे अधिकार हैं, औरतों के किस तरह के अधिकार हैं और महामारी के समय किस तरह से इन अधिकारों का हनन हो रहा है। शुक्रवार को दिव्यांगों के प्रेरणा स्रोत हेलेन केलर की 140वीं जयंती बागेश्वरी मूक बधिर आवासीय विद्यालय के प्रांगण में मनाई गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन एक निजी स्कूल की प्राचार्य रीता पाराशर एवं समाज सेवी बबली साहू ने संयुक्त रूप से हेलेन केलकर के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। वहीं इस कार्यक्रम में मूक बधिर बच्चों ने एक से बढ़कर एक रंगोली भी बनाए। संस्थान के सचिव संजय कुमार ने बताया कि हेलेन केलर ने 19 महीने की उम्र में ही देखने और सुनने की क्षमता खो दी थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने मेहनत की और अपना नाम पूरे विश्व में लहराया। आज हेलन एंड मस्कुलर दिवस है। हेलन एंड मस्कुलर दिवस क्यों मनाते हैं और क्यों मनाना चाहिए हम सबों को, खासकर हमारे दिव्यांग भाई बहनों को तो अवश्य ही मनाना चाहिए। ये हेलन एंड मस्कुलर एक अमेरिकी महिला है और ये जब ये 19 मंथ की थी तब एक बीमारी से ग्रस्त हुई और किसी को यह नहीं पता चला ये बीमारी क्या है। और वो एक ऐसी बीमारी थी जो हेलन एंड मस्कुलर को सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता दोनों चले गया 19 महीने की उम्र में। और इनका जन्मदिन इसलिए मनाते हैं जो असत्य को सत्य में परिवर्तन कर दी और ये पूरे वर्ल्ड में एक आइकन के रूप में आ गए, इसलिए इनका हम लोग जन्मदिन मनाते हैं। आज मतलब जन्मदिन के साथ साथ मूक बधिर बच्चों द्वारा रंगोली भी बनाया गया है। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा के द्वारा शनिवार को मीडिया प्रभारी के आवास पर गरीबों के बीच सत्तू वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के तहत हर वर्ष संस्कृति शाखा के द्वारा गरीब स्थान मंदिर के पास राहगीरों को सत्तू पिलाया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से सत्तू का पैकेट और पानी वितरण किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजिका एवं मीडिया प्रभारी संगीता गोयनका, अध्यक्ष प्रीति पोद्दार सहित शाखा से जुड़ी सभी सदस्य मौजूद रहीं। संस्कृति शाखा की ओर से हम लोगों ने गरीबों को सत्तू का कार्यक्रम किया गरीबों के लिए। जैसे हम लोग हर साल ये कार्यक्रम चूँकि हम लोग करते हैं थोड़े लार्ज स्केल में भी और थोड़ा सा मतलब माहौल अभी खराब है इसलिए हम लोग ने थोड़ा छोटे स्केल में किया, लेकिन पैकेट के थ्रू ही ये काम हम लोग ने किया है। कितने लोगों में वितरण किया है? 20 लोगों में हमने वितरण किया। शनिवार को ब्रह्मपुरा स्थित बथुआ नर्सिंग होम में विजय भारद्वाज रोटरी डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन डीजी गोपाल खेमका ने फीता काटकर किया। डीजी गोपाल खेमका ने कहा कि यह मानवता की सेवा हेतु है और विजय भारद्वाज को एक श्रद्धांजलि है। मौके पर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी विपिन चाचान, प्रेसिडेंट सुधीर कुमार सिन्हा, सेक्रेटरी डॉक्टर रागिनी रानी, डॉक्टर एचएन भारद्वाज सहित दर्जनों रोटेरियन मौजूद रहे। आज रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3250 की तरफ से मुजफ्फरपुर में डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन हुआ है। हमने इस डायलिसिस सेंटर को 3 मशीनें दी हैं और ये सारा इक्विपमेंट जो भी है ये सारा रोटरी
डिस्ट्रिक्ट 3250 की तरफ से हमें मिला है। ये टोटल प्रोजेक्ट हमारा $40,000 का है। तो हमने मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए, हमारे क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए जिसको सस्ती दर पर डायलिसिस उपलब्ध हो सके, उसके लिए हमारा एक प्रयास है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का 7वां डायलिसिस सेंटर है और हमने 3 डायलिसिस सेंटर पिछले 2 सप्ताह के अंदर में हमने समाज को दिए हैं, 2 पटना में और एक ये दूसरा यहाँ पर। हमारा प्रयास रहता है रोटरी इंटरनेशनल की तरफ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने कार्यों को पहुँचा सकें, हमारे रोटरियन उनकी सेवा कर सकें और ख़ासकर ऐसे लोगों को जो समाज में वंचित हैं या ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको हम प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करें। रोटरी ने अनेक आई हॉस्पिटल बनाए। मैंने आज एक प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है, वो हमारे लिए 9th हमारा आई हॉस्पिटल होगा हमारे डिस्ट्रिक्ट में। आप सोच सकते हैं कि कितने लार्ज स्केल पे काम करते हैं। हमने पटना में एक कैंसर डायग्नोस्टिक सेंटर भी दिया है। हमने पूरे प्रांत में 9 मॉर्चरी वैन हमने क्लब को प्रोवाइड करवाया है। ये रोटरियंस का एक सम्मिलित प्रयास है, इसके अंतर्गत हम लोगों की सहायता करते हैं और मुझे आशा है कि मुजफ्फरपुर के रोटरियंस मुजफ्फरपुर के मरीजों की भरपूर सहायता कर पाएंगे और गरीबों का कम से कम कीमत पर बहुत ज़्यादा गरीब का मुफ्त मिला है। डायलिसिस सेंटर है या रोटरी की तरफ से, रोटरी के सौजन्य से खुला है बचपन नर्सिंग होम। किडनी के ऐसे मरीज जिनका किडनी काम नहीं करता है और जो किडनी ट्रांसप्लांट की प्रत्याशा में है या अन्य किसी कारण से टेम्पोरली जिनका किडनी काम नहीं कर रहा है, तो उनको डायलिसिस की ज़रूरत होती है। ये डायलिसिस जो हीमोडायलिसिस कहलाता है, वो इसी मशीन के द्वारा हो रहा है और इसी मशीन का इंस्टॉलेशन यहाँ किया गया है। 3 मशीन है, एक साथ 3 मरीजों का डायलिसिस किया जाता है। विजया भारद्वाज मैडम जी के नाम पे विजया भारद्वाज के याद में इस सेंटर का नाम रखा गया है, डॉक्टर विजया भारद्वाज। मुजफ्फरपुर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर लगे कूड़े के अंबार को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल महानगर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को अनोखा प्रदर्शन किया है। रावत नेताओं ने शहर के विभिन्न जगहों पर पोस्टर लगाकर विरोध जताया है। वहीं इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पाले खान ने कहा कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी की घोषणा कई वर्षों से होती आ रही है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर हल्की बरसात में विभिन्न सड़कों पर जल जमाव तो कहीं कूड़े का अंबार लगा हुआ रहता है। आज इसी कड़ी में राजद अल्पसंख्यक महानगर की ओर से शहर के कई चौक चौराहों पर कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिस पर हम लोगों ने एक स्लोगन मुस्कुराइए आप स्मार्ट सिटी में हैं जैसा पोस्टर चिपकाकर हम लोगों ने नगर विकास एवं आवास मंत्री का विरोध किया है। देखिए, शहर की नारकीय स्थिति को लेकर के महानगर राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा आज जहां भी देखिए सड़क पर कचरे का अंबार लगा हुआ है, थोड़े से बरसात में पूरा जो है शहर तालाब बन जाता है। इसको लेकर के आज हम लोग एक स्लोगन छपवाए हैं पंपलेट के द्वारा और माननीय नगर विकास एवं क्या है स्लोगन में, क्या लिखा? स्लोगन में हम लोगों ने लिखवाया है कि मुस्कुराइए आप स्मार्ट सिटी में हैं। तो ये स्मार्ट सिटी का जो सपना हमारे माननीय नगर एवं आवास विभाग के जो बिहार सरकार के मंत्री हैं वो दिखाते हैं, स्थानीय विधायक हैं यहाँ से, और उनके शहर का ये बदहाल स्थिति है। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्मार्ट सिटी का सपना देखा है कि लोगों के साथ छलावा किया जा रहा है। डीजल पेट्रोल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ भाकपा माले अखिल भारतीय किसान महासभा, मजदूर सभा एवं इंकलाबी नौजवान सभा के द्वारा राष्ट्रीय आह्वान पर हरिसभा चौक से लेकर कल्याणी चौक तक प्रतिवाद मार्च निकालकर प्रदर्शन किया गया। वहीं माले के नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि लॉकडाउन से तमाम लोगों पर अब डीजल और पेट्रोल की बेतहाशा बढ़ी कीमत की मार उनके लिए जीना दूभर कर देगा। सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम में बेतहाशा वृद्धि और आत्मनिर्भर लोकल वोकल का नारा जनता के साथ धोखाधड़ी है। मोदी सरकार लगातार लॉकडाउन से लेकर अभी तक जन विरोधी फैसले कर रही है, जन विरोधी नीतियां लागू कर रही है। लॉकडाउन में पूरा देश फंसा रहा। गरीब किसान मजदूरों की जो है बुरी स्थिति है, भयावह स्थिति है,
भयावह बेरोजगारी है, महंगाई है, सब कुछ चरम पर है। और इस स्थिति में डीजल और पेट्रोल के दाम में मूल्य वृद्धि करना ये गरीब किसान मजदूरों के साथ सरकार के द्वारा किया गया आपराधिक मजाक है। और इस आपराधिक मजाक के लिए मोदी सरकार को पूरे देश के लोगों से उनको माफ़ी मांगना चाहिए। और उनको ये जो बढ़े हुए जो मूल्य है, सरकार कोई कैसे कह सकती है कि क्या हमारे नियंत्रण में दाम तय करना नहीं है? तब इसका मतलब है कि आप पूरे देश को बड़े कॉरपोरेट घरानों को बेच देना चाहते हैं। आप इस पूरे देश की पूरी संपदा को, पूरे देश की संपत्ति को आप बड़े पूंजीपतियों के हवाले कर देना चाहते हैं। इसलिए सरकार यह बात आकर कहे टेलीविजन पर कि हमारे हाथ में इस मूल्य नियंत्रण नहीं है, तो क्या होगा? देश की जनता, आप मोदी जी खुद कहें कि आप 2014 से पहले किन बातों पर आप भाषण दिया करते थे? यही तो बात था। कहते थे कि पेट्रोल की दाम और डीजल की दाम जितने बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री की हैसियत उतनी ही गिरती है। अभी क्या हो रहा? अभी मोदी जी क्यों नहीं ये बात सोच रहे हैं? इसलिए हमारी पार्टी इस बढ़े हुए दाम की वापसी और इस लॉकडाउन के समय में जो ये महंगाई की जो अतिरिक्त जो मार सरकार के द्वारा दिया गया है, इसकी हमारी पार्टी कड़ी निंदा करती है। और पूरे देश में हमारी पार्टी इस तरीके का प्रोटेस्ट कर रही है। और हाँ, हमेशा और रोज हम लोग इस तरीके का प्रोटेस्ट करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।